थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों। आज मैं बड़ा लकी हूं कि मुझे आज आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला है। और और मैं चाहता हूं कि अभी आप लोगों से कुछ बात करना, मैं आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूं कि आज मुझे बात करने का मौका मिला है आप लोगों से। दोस्तों, मैं बड़ा लकी हूं कि मुझे आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। बातचीत करने का मौका मुझे मिला है और मैं आज एक जो टॉपिक है जिसके बारे में एथिक्स इन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बात करूंगा। और दोस्तों, उससे पहले मैं बात करूं आगे टॉपिक के बारे में, मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आप सबसे बातचीत करने का। और ये दिन आज मेरी जिंदगी का बहुत खुशनुमा दिन है, जो आप जैसे अच्छे लोगों से, सब लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है। और जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सारे के सारे मेंटर्स का। और मेंटर्स में हमारे ग्रेट सुपर अपलाइन तो हमारे सारे डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर रजत वर्मा जी, मिस्टर हरीश सोंदी जी, मिस्टर राजू आनंद जी, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी और मिस्टर राजपाल अरोड़ा जी। और इसके अलावा जो हमारे मेंटर्स हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हमने इसमें चलना सीखा सेफ शॉप में, और इसमें जो भी अचीवमेंट है वो सारे लिए, वो उनके माध्यम से, तो मैं उनका भी जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसमें पहला नाम आता है मिस्टर संजय कटोच जी, हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, और मिस्टर हर्ष बिल्ला जी, मिस्टर दीपक बिल्ला जी, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय जैन जी, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर सुनील मान जी हमारे साथी, और मिस्टर माधव जी, मिस्टर विजयपाल जी और मिस्टर जसवीर जी। इन सारे पैनलिस्ट का और सारे साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैंने जो भी कुछ सीखा है, जो भी मैं आज बातें करूंगा, मैंने सारी की चीजें या तो हमारे डायरेक्टर्स के माध्यम से, या हमारे साथियों के माध्यम से, या हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से सीखा है। तो उसमें सारी बातें इनकी रहेंगी। और जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी जो बढ़िया लीडरशिप हमारे साथ में है, जिन्होंने एक एक एथिक्स को केवल कमिटमेंट ही नहीं लिया, सीखा भी है। और इसमें हमारे जैन साहब साथ में है, लेकिन मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर माधव जी, मिस्टर विजयपाल जी, मिस्टर जसवीर जी। इन्होंने हर लेवल पे, अपने हर लेवल पे सारे एथिक्स को फॉलो किया। मिस्टर सुनील जी, मिस्टर देवेंद्र जी, मिस्टर योगेश यादव जी, मिस्टर नागल साहब, मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी, मिस्टर शैलेंद्र जी, और मिस्टर टिकेंद्र जी, मिस्टर हरिशंकर जी, और मिस्टर परशुराम जी, और नन अदर देन मिस्टर विकास यादव जी। इन लोगों ने हमारे साथ में कदम से कदम मिला के सारे एथिक्स को फॉलो करते हुए, जो हमारी मेंटरशिप ने सिखाया, उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए हमारे साथ में चले और इसको फॉलो किया। दोस्तों, एथिक्स डायरेक्ट सेलिंग में है क्या, तो मैं जरूर अपने हिसाब से बताना चाहूंगा कि द मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यू दैट गाइड द एक्शन एंड डिसीजन। ऐसे सिद्धांत जिनको लेके या जिनको साथ में लेके हम लोग कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, और जो भी लीडर लेते हैं उन सब चीजों को डिसीजन लेते हैं, उनके आधार पर ही हमारी लॉन्ग सक्सेस निश्चित होती है। जैसे एथिक्स है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये हर जगह रहते हैं। किसी और व्यवसाय की तरह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के भी कुछ नियम है, वसूल हैं, और उस नियम और वसूल को जो फॉलो करता है, उसका विशाल साम्राज्य की तरह विशाल संगठन बनता है। क्योंकि विशाल संगठन बनने के बाद भी अगर हमने इन एथिक्स को फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है इस एथिक्स की, तो मेरा ऐसा मानना है कि ए पर्सन गेट सक्सेस ड्यू टू हिज एबिलिटी एंड कमिटमेंट। एक आदमी अपनी सफलता जो है अपनी योग्यता और कमिटमेंट की वजह से पाता है, बट ही मेंटेन्स दैट सक्सेस बाय एथिक्स। लेकिन उसको सक्सेस को मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म में एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों, एथिक्स की बात आती है तो मैंने जो वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, जो सक्सेस की परिभाषा लोगों को सिखाते हैं, उसमें से एक नाम है मिस्टर जिम कॉलिन। जिम कॉलिन 1 घंटे का जो लेक्चर देते हैं तो उसका $1 लाख वो चार्ज करते हैं। और वो 500 फॉर्चून जो कंपनीज हैं, उनके 500 फॉर्चून कंपनीज के जो सीईओज हैं, उनको ये अटेंड करते हैं, और कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को रन करना चाहिए उनके बारे में ये लोगों को बताते हैं। तो ये सारी चीजें जब ये बताते हैं, तो इनका जो मेन अहम पॉइंट एक रहता है, इन्होंने उसके ऊपर एक स्पेशल एक बुक भी लिखी है कि हाउ द माइटी फॉल। बड़े से बड़ा संगठन, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक एथिक्स नहीं फॉलो करने की वजह से
मतलब गिर जाता है। और हम लोग, हमारे को भी बड़ा संगठन बनाना है, हमको भी बड़ा खेल करना है, बड़ा काम करना है और बड़ी टीम बनानी है, तो हमको तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए इन एथिक्स को फॉलो करना। और हम लोग लकी हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें एक सेफ सोप जैसी कंपनी मिली जो एथिक्स का पर्यायवाची है। मैं पिछले 17.5 सालों से इस सेफ सोप कंपनी के साथ में अटैच हूं, मैं इसके साथ में काम कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि ये हर एथिक्स को, गवर्नमेंट का रूल हो, कोई रूल है, प्रिंसिपल है, एथिक्स है, पूरा एथिक्स के ऊपर ये चलने का पूरा चलती है हमारी कंपनी। और अभी हम लोगों ने देखा कोविड-19 के दौरान, अभी लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारी कंपनी थी, उन्होंने एथिक्स को फॉलो ना करते हुए बहुत सारी कंपनीज ने अपना अपना और अपने लीडर्स का भला चाहने लगे। लेकिन हमारी कंपनी ने इस लॉकडाउन के दौरान 100% इसको गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की थी उसको फॉलो किया, एथिक्स को फॉलो किया। हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स का मानना था कि हमारी इनकम और हमारे लीडर्स के चेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की जान, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों की सुरक्षा, क्योंकि हम देश के सच्चे सिपाही हैं। तो हमें एज ए कोविड वॉरियर के नाम से जाना जाना चाहिए आने वाले टाइम में। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे डायरेक्टर्स का कि ऐसी एथिक्स को फॉलो करने की जो उनकी सच्ची लगन है, वो इस कंपनी को डे बाय डे, दिन प्रतिदिन रात दुगनी और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करवाती जा रही है। दोस्तों, एथिक्स फॉलो करना क्यों जरूरी है, मैं थोड़ा सा मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करता है, तो जैसे सपोज हम मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन अगर चाहे कि जो प्लग ऑन है उस प्लग में वो सोचे कि बिजली तो मैं पूरे इंडिया में मैं सप्लाई करता हूं या पूरी स्टेट में मैं सप्लाई करता हूं और ये बिजली को मैं चाहे जैसे कर सकता हूं, लेकिन अगर उस प्लग के अंदर अगर वो उंगली डालेगा तो मुझे लग रहा है कि चेयरमैन होने के बावजूद भी बिजली उसको बख्शने वाली नहीं है, उसको छोड़ने वाली नहीं है और उसको जरूर करंट लगेगा। तो ऐसे ही जो आदमी चाहे किसी भी पद पे पहुंच जाए, चाहे छोटा सा जीरो की टीम से हो, चाहे 1000 की टीम हो, चाहे लाखों की टीम हो, चाहे मिलियंस की टीम हो, उस आदमी को एथिक्स फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे बिजली को नहीं मालूम कि ये चेयरमैन की उंगली है, ऐसे ही पूरी जनता को, समाज को नहीं मालूम रहता है कि ये बड़े बड़े दिग्गज लीडर की उंगली है। तो ऐसे ही हमको हमेशा एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एथिक्स को नहीं फॉलो करने से, जैसे प्लग में उंगली डालने से नुकसान होता है, ऐसे ही एथिक्स में फॉलो नहीं करने से आदमी का मान सम्मान, पैसा, सारी चीजें बाहर चली जाती हैं। तो सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए, दोस्तों मैं जरूर एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा कि एक कुछ एथिक्स हैं हमारे पास जो हमने सीखे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, और वो एथिक्स हैं कि नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग विद अपलाइन। इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा एथिक्स है नेवर पास द नेगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। और तीसरा है नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड फैमिली। और चौथा है नेवर क्रिटिसाइज, कंडम एंड कंप्लेन, ओनली कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही कुछ एथिक्स और हैं जो सेकंड स्लाइड में मैं बताना चाहता हूं कि डोंट डिस्कस योर बिजनेस विद योर क्रॉस लाइन। और नेक्स्ट एथिक्स है नेवर यूज अल्कोहल इन बिजनेस मीटिंग। एंड तीसरा जो एथिक्स है वो है डोंट लाई, अवॉइड बोस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। कभी झूठ ना बोले, गप्पे डींगे ना हाके और अननेसेसरी शो ऑफ ना करें। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके इसको हमें डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट जो रूल है, नेवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन, ये ऐसा ही हुआ कि हम दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वो समझदार इंसान होता है, और गलती करके सीखता है वो अनाड़ी आदमी होता है। लेकिन मुझे लग रहा है अगर हम समझदार हैं तो हमारे अपलाइन से जो भी कुछ नया करना है उसको सीखा जा सकता है। और कई लोग सोचते हैं कि साहब हम लोग तो खुद ही अनुभव करके सीखेंगे, तो आप कई चीजें हमको अनुभव करके सीखने में बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको मालूम है कि साइनाइड को चखने से, साइनाइड को टच करने से या साइनाइड को खाने से अगर आदमी मर सकता है, तो चख के देखना मुझे लग रहा जरूरी नहीं है। तो लोगों के अनुभव से हमको सीख लेना चाहिए, उसी से हमको बिलीव कर लेना चाहिए। दूसरी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अपलाइन की जो इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में बहुत ही ज्यादा है। अपलाइन का जो आदमी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है, अपलाइन का जो ज्यादा से ज्यादा
ब्लेसिंग लेता है, अपलाइन का ज्यादा से ज्यादा जो सहयोग लेता है, वो आदमी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने है, मैंने देखा है। तो इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अपलाइन का क्या महत्व है। एक बार एक गाय थी और वो जंगल के किनारे तक चली गई चरते चरते, तो वहां पे एक भूखा शेर था। उसने उसका पीछा करना शुरू किया। गाय समय रहते दौड़ लगाई गाय ने, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जाके किसी दलदल में फंस गई, दलदल में कूद गई। और दलदल में कूदी तो दलदल में फंस गई, और शेर भी जोश जोश में दलदल में कूद गया, लेकिन वो थोड़ा दूरी पे कूदा तो दोनों का मुंह बाहर था और दलदल में दोनों फंसे हुए थे, प्रयास कर रहे थे निकलने का, लेकिन नहीं निकल नहीं पा रहे थे। तो उसी टाइम गाय शेर की तरफ देख के हंसने लगी। गाय को पूछा शेर ने कि गाय हंस क्यों रही है, आप तो अभी दलदल में फंस गए, हम लोग मरेंगे। तो गाय ने बोला, नहीं नहीं शेर, हम दोनों नहीं मरेंगे। बोला, दोनों कैसे नहीं मरेंगे, कैसी बात कर रहे हो आप? तो उसने गाय ने बोला कि तू आप मरोगे, मैं नहीं मरूंगी। बोला, क्योंकि मेरा एक मालिक है, मेरा कोई सीनियर है, मेरा कोई मेंटर है, वो ढूंढते ढूंढते आएगा और मुझे लेके जाएगा, बचा के लेके जाएगा। लेकिन शेर तू ये बता, तेरा कोई मेंटर है, तेरा कोई अपलाइन है, तेरा कोई सीनियर है? बोला, नहीं, मैं तो खुद ही जंगल का राजा हूं। तो बोला, बेटा मर। तो अपना सीनियर होना और मेंटर होना, ये सौभाग्य है, वरदान है हम जैसे लोगों के लिए, और ये हमको मिले हैं। तो इनकी बातों को हमको फॉलो करना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, कई लोग अपनी टीम में नीचे लगे रहते हैं, केवल टीम को बोला सर चेक, तो टीम के साथ काम करने से आते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि टीम के साथ काम करना जरूरी है, एक हाथ आप टीम को जरूर पकड़ाइए, लेकिन एक हाथ हमको हमेशा अपलाइन को भी देना चाहिए। अपलाइन को भी अगर हमने हाथ दूसरा दिया तो हमारा बैलेंसिंग बना रहेगा, और एक जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग टीम हम बनाने में कामयाब रहेंगे। अगर हमने कहीं अपलाइन का हाथ छोड़ा तो आप देख रहे हो स्लाइड में, कहीं ना कहीं हम लोग बैलेंसिंग नहीं बना पाएंगे। अगर डाउनलाइन का भी नहीं छोड़ना है, अपलाइन का भी नहीं छोड़ना है। ऐसे करके हमको अपलाइन की बातों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और दोस्तों, सेकंड जो रूल है, मैं उसके बारे में जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि डोंट पास नेगेटिव इन योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। ये बहुत ही मतलब परीक्षा है हर एक इंसान की, क्योंकि जो बात नेगेटिव बात करने में जो मजा आता है लोगों को, उसको मजे को छोड़ते नहीं है लोग। लेकिन नेगेटिव डाउनलाइन के साथ तो करना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम नेगेटिव बातें हम अपने बच्चों के सामने नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उन पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे ही डाउनलाइन भी हमारे बच्चों की तरह है, तो उनके साथ में कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। और साथ साथ में क्रॉस लाइन के साथ में भी बात नहीं करनी चाहिए नेगेटिव। क्यों नहीं करनी चाहिए क्रॉस लाइन के साथ में नेगेटिव बात? क्योंकि वो भी तो किसी की डाउनलाइन है, हमारे अपलाइन की डाउनलाइन है। अगर उनका नुकसान कर रहे हैं तो हमारा भी नुकसान है इनडायरेक्टली। तो कभी भी हम डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ में कभी नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि क्रॉस लाइन लोग होना बहुत जरूरी है। उनसे भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और बहुत सारी चीजें हमको वरदान में मिलती हैं क्रॉस लाइन के माध्यम से। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि नेगेटिव चीजें, इस हम चार, पहले 3 बापू के बंदर थे, अब ये 4 हैं। तो इनमें ये साफ साफ बोल रहे हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और बुरा मत सोचो। अगर हमको बड़ी सक्सेस लेनी है इस जिंदगी में, इस जीवन में, तो हमको ना तो बुरा देखना चाहिए, ना बुरा सुनना चाहिए, ना बुरा बोलना चाहिए, और ना ही बुरा सोचना चाहिए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलें। ये बंदर हमको यही मैसेज दे रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें और पॉजिटिव सुने। अगर हमने ऐसा किया तो बहुत बढ़िया हमारे साथ में काम होगा। दूसरा दोस्तों, तीसरा जो रूल है हमारी इस एथिक्स है, वो एथिक्स है कि नेवर मेस अप विद एनीवन्स ईगो, मनी एंड स्पाउस। हमको कभी भी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है, कभी भी किसी के मनी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और कभी स्पाउस के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। क्योंकि इस ईगो के बारे में हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब रजत जी ने बहुत बढ़िया एक बार बातों में हमको सिखाया कि कभी भी हमको किसी की ईगो नहीं हर्ट करना है। पॉलिटिक्स के मैटर को लेके, रिलीजन के मैटर को लेके, जेंडर को लेके, जॉब को लेके, फूड हैबिट्स को लेके, हम लोगों ने कभी भी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना। क्योंकि ईगो हर्ट करने का मतलब है हम उस इंसान की वैल्यू कम कर रहे हैं। और किसी भी इंसान को, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, वो सारे के सारे उनकी एक वैल्यू है। भगवान के बनाए हुए लोग हैं सारे लोग। और अगर किसी के साथ कभी भी ईगो हर्ट करने की कोई बात आती है, तो उसके जूते में आप पैर के रख के देखें कि अगर आप या हम उनकी जगह होते तो क्या महसूस करते। तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें, कभी भी हमारी टीम का कभी कोई ईगो हर्ट नहीं करें। अगर किसी को हम सुनते हैं तो सुधारने का अकेले में उसको
उसकी भलाई के लिए आप अकेले में समझा सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एक मनी डिसिप्लिन, मनी के साथ नो बोरोइंग नो लेंडिंग। वी आर इन द कैश एंड कैरी बिजनेस, हम लोग कैश एंड कैरी बिजनेस में है। कभी भी हमको ना तो उधार लेना चाहिए कुछ, ना हमको उधार देना चाहिए। अगर टीम में उधार क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि पैसे में महारत होती है संबंध खराब करने का। क्योंकि बड़े बड़े रिश्तेदार, बड़ी बड़ी कई सारी चीजें हम लोगों ने सुनी होंगी कि पैसे के लेन देन की वजह से उनके संबंध खराब हो गए, रिलेशन खराब हो गए। तो हमको किसी भी हालत में आपस में लेना देना नहीं करना चाहिए। लेना देना करने के लिए बैंक्स हैं, बड़े बड़े साहूकार हैं, उनके साथ में लेना देना करें, लेकिन टीम में नहीं करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको बहुत बड़ा काम करना है। और ऑलवेज कीप योर अकाउंट क्लियर। अगर किसी से रास्ते चलते कभी 1500 2000 कभी आपस में लेना देना पड़ गया किसी मजबूरीवश, तो उसको तुरंत क्लियर करें। क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे यार वो तो भूल जाएगा, लेकिन भूलता कोई नहीं है, ना देने वाला भूलता है ना लेने वाला भूलता है। सिर्फ उसकी एथिक्स बेकार हो जाता है और आगे के लिए उसको मिलता नहीं है। दूसरा, हमको दिल से ऑनेस्टी रखनी चाहिए, दिल से ऑनेस्टी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लेकिन लोग करते क्या है, ईमानदारी तब तक करते हैं जब तक बेईमानी करने का मौका ना मिले। लेकिन हमको कब ईमानदार रहना है, जब बेईमानी करने का मौका मिले तब भी, नहीं मिले तब भी। तो इसको वो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर से पता लग रहा है, सब लोगों ने कहानी सुनी होगी पंचतंत्र की कहानियों में, बचपन की जो किताब में बुक्स में थी, कि एक लकड़हारा था और नदी के किनारे पे पेड़ काट रहा था। ये उस टाइम पे राम के जमाने की, श्री राम जी के जमाने की बात है कि उस टाइम पे त्रेता युग में, तो उसकी कुल्हाड़ी गिर गई नदी में और वो बैठ के रोने लगा। उसके दुख को देख के एक जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि क्या बात है? तो उन्होंने बोला मेरी कुल्हाड़ी गिरी हुई है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं ढूंढता हूँ। तो उन्होंने, जल देवता ने एक कुल्हाड़ी निकाली और वो सोने की थी। तो उसने पूछा क्या ये सोने की है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं। फिर उन्होंने चांदी की निकाली, बोला ये आपकी है? बोला नहीं। ये आपकी है? बोला नहीं ये मेरी नहीं है। तो फिर उन्होंने लोहे की निकाली, उसकी जो ओरिजिनल कुल्हाड़ी थी लकड़हारे की, तो जैसे ही उसने निकाली तो झटपट उसने बोला हाँ ये मेरी है। तो उसकी ईमानदारी पे खुश होकर जल देवता ने तीनों कुल्हाड़ी दे दी और तीनों कुल्हाड़ी लेके वो चला गया खुशी खुशी। लेकिन अभी जमाना था कलयुग का, कलयुग के जमाने में फिर वही लकड़हारा वही नदी के किनारे पे लकड़ी काटने के लिए आया हुआ था। लेकिन अभी कलयुग के हिसाब से अभी उसमें एक एडिशन, एक फीचर ऐड हो गया कि वो बीबी के साथ आया हुआ था और अचानक उसकी बीबी नदी में गिर गई और उसने बचाने की कोशिश किया लेकिन बचा नहीं पाया। लेकिन बैठ के फिर वो कुल्हाड़ा रोने, फिर लकड़हारा रोने लगा। तो फिर जल देवता प्रकट होते हैं। जल देवता ने बोला कि क्या बात है वत्स, बताओ क्या बात है? बोला जी मेरी बीबी गिर गई है और मैं उसको बचा नहीं पा रहा। तो उस जल देवता ने बोला कि ठीक है मैं निकालता हूँ। जल देवता ने डुबकी लगाई और प्रीति जिंटा को निकाल के लेके आए। बोला ये आपकी है? तो लकड़हारे ने बोला यस मेरी है। तो जल देवता को बड़ा गुस्सा आया। बोला यार जब मैं त्रेता युग में आया था तेरे पास, तब तो तूने बोला, तब बड़ी ईमानदारी दिखाई, और अभी आप देखो एक ही झटके में मुकर गए आप। मैं प्रीति जिंटा को दिखा रहा हूँ और आपने बोला नहीं ये मेरी बीबी नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात नहीं है। उस जल देवता को बोला कि ऐसी बात नहीं है। बात में वो भी याद है कि पहले आपने सोने की कुल्हाड़ी निकाली थी, फिर चांदी की, फिर मेरी ओरिजिनल निकाली, फिर आपने तीनों दे दी थी। तो अभी क्या पता, मैं उसी हिसाब से, मेरी माइंडसेट से मैं बोल रहा हूँ। आपने अभी पहले प्रीति जिंटा निकाली, फिर बात माधुरी दीक्षित निकालते, फिर उसके बाद आप मेरी निकालते, फिर आप बोलते तीनों लेके जाओ। तो लेकिन मैं श्री राम के उस ऑनेस्टी वाले, एक बीबी वाले फॉर्मूले को फॉलो करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो खैर ये तो जोक है, लेकिन मतलब हमको कभी भी ईमानदारी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए लेन देन में और सारी चीजों में। तीसरी बात आती है करैक्टर की। स्पाउस, किसी फैमिली, देखो ये बहुत ही पवित्र बिजनेस है हमारा, बहुत पाक बिजनेस है। यहाँ पे हम लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों की हमारे साथ में बहनें काम करती हैं, बेटियां काम करती हैं, माताएं काम करती हैं, किसी की बीवी पत्नी काम करती है, तो सारे लोग काम करते हैं। तो उस टाइम पे हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म में लंबा चलना है तो हमको मदर थ्योरी को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मदर थ्योरी मतलब ऐसा कोई काम हम अपने बिजनेस में ना करें जो हम अपनी मम्मी को या माता जी को खुश होकर ना बता सके। इसका मतलब यह है कि हम दूसरों को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। और हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से और सुना है, और एग्जाम्पल ये बोलता है कि एक बार जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण जब मृत्युशैया पे थे तो राम उसके पास गए
तो रावण ने एक सवाल पूछा कि हे श्री राम, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं कुल में आपसे बड़ा, कुल में